सर, आपकी डेफिनेशन में एक परफेक्ट सेल्स पर्सन क्या होता है? Who talks less एंड लिसन मोर। and listens more. जो आपने सेल्स किया वो प्रोडक्ट क्या था और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उसके अंदर? सो किसी भी कंपनी में जो सेल्स का प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? You should know your market. बट एजुकेशन भी एक बिजनेस है, सो वहां पर किस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं और एक रियल बिजनेस में किस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं? अच्छा सर, जो बच्चे अपनी एक स्ट्रीम फिक्स करते हैं, जो एजुकेशन को चूज करते हैं, तो कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन चूज करते हैं और जिस जगह तक उनको पहुंचना होता है वो पहुंच पाते हैं? Most of the students in India for a terminal degree like MBA or PGDM. तो आज से 15 से 20 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे और आज के जो जेनजीज हैं, दोनों में आपने क्या डिफरेंस फील किया? Span of attention थोड़ा छोटा हो गया आज. एक बिजनेसमैन को कितनी स्ट्रेटजी की या कितनी मार्केटिंग की या कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है? अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है MSME को प्रोग्रेस करना. सो उस टाइम के एमबीए में और आज के एमबीए में क्या आपको कुछ फर्क दिखाई दिया या एज इट इज जो लर्निंग उस समय थी वही आज हमें एजुकेशन सिस्टम से मिल रही है? न्यू एडिशंस हुए AI. 20 से 25 साल पहले की मार्केटिंग क्या थी एक बिजनेस के लिए और आज 2025 में मार्केटिंग क्या है बिजनेस के लिए? One is digitalization. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले टाइम में किस तरह से रिप्लेस कर पाएगी एक एजुकेशन सिस्टम को? कि आने वाले समय में लीगल, फाइनेंशियल, कंसल्टिंग विल गो टू AI. Okay. Hello everyone. Welcome back to our another session Expert Views at Center for Business and Technology. और आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर साराभाई, इनका नाम है। डॉक्टर समर साराभाई एक पीएचडी होल्डर हैं और इनकी एक्सपर्टीज है मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में और ओवरऑल लीडरशिप में। सो आज हम जानते हैं कई ऐसी सारी चीजें जिसके अंदर डॉक्टर साराभाई की एक्सपर्टीज है और हम बधाई देना चाहेंगे डॉक्टर साराभाई को कि इन्होंने रिसेंटली एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया है IILM इंस्टीट्यूट में। सो अब स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साराभाई के साथ। डॉक्टर समर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो पर। थैंक यू रितेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड अब हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी कब और कहां से स्टार्ट हुई थी? So I finished my MBA in 1997, but प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हो गई थी. मैंने एक साल जॉब किया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन बिफोर जॉइनिंग MBA. ओके तो मैं कैट की प्रिपरेशन भी करता था सुबह, जी। कोचिंग में जाता था, उसके बाद जॉब करता था. टिपिकल सेल्स की जॉब थी, डोर टू डोर, ओके जिसमें मैं नॉक करके बेचता था. और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज I learned how to sell and how to be myself. जी। And thereafter I joined MBA और 97 में मेरे को कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू IT इंडस्ट्री में हार्डवेयर रिटेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके का मुझे जॉब मिला और वहाँ पे मैं करीब 9 साल रहा. I was heading 2 states and profit center head. Thereafter in 2006 I came to academics, but मेरी आने की जर्नी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है. जब मैं कॉर्पोरेट में था तो MBA इंस्टीट्यूट्स मुझे कई बार गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाते थे. ग्रेट। तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था. तो एक MBA इंस्टीट्यूट में मेरे एक कलीग थे, एक्स कलीग, तो उन्होंने कहा कि हमारे को रिक्वायरमेंट है और दे वर लुकिंग फॉर पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट, सो व्हाई डोंट यू जॉइन. सो मैंने इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन हो गया. आई वॉज नॉट वेरी कीन जॉइनिंग बिकॉज सैलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस था. बट ठीक है, मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं और आई जॉइंड एंड it's been 19 years and a great journey. So that's how overall 28-29 years of my journey. क्या बात है सर, ग्रेट। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी लाइफ में जो स्टार्ट किया था 1997 में, वहाँ पर आपने डोर टू डोर सेल्स की जॉब किया था. यहाँ पर मेरे 2 क्वेश्चंस आते हैं कि जो डोर टू डोर सेल्स की जॉब थी जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया था, क्या उसके लिए आपको प्रायर कोई ट्रेनिंग दी गई थी या आपको डायरेक्टली फील्ड पे उतार दिया गया था? हाँ, ट्रेनिंग दी गई थी. इट वॉज अ वेरी प्रोफेशनल कंपनी, आई मस्ट टेल यू दैट. और जो सेलिंग प्रोसेस था उनका काफ़ी प्रोफेशनल था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. तो मुझे ट्रेनिंग दी गई एक फॉर्मल. उसके बाद मुझे 15 दिन ऑन द जॉब रखा गया मेरे किसी एक सीनियर के साथ. ओके बट मैं उनको चुपचाप वॉच करता था और ये देखता था कि क्या कमी है उनके बेचने के तरीके में जो मैं चेंज कर सकूँ. क्या बात है, ग्रेट। राइट. और दैट्स हाउ आई डिड इट एंड आई वाज प्रमोटेड विद इन 3 months. क्या बात है सर, ग्रेट। कमाल की बात यह है कि मैंने जब सेल्स ज्वाइन की थी तो मैं आज भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ
उस वक्त तो एक यंग 20-21 साल का इंट्रोवर्ट लड़का होता था। यस। तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं कभी सेल्स कर पाऊंगा, और मेरे घर वाले सब जानने वाले लोग कहते थे कि कहाँ जा रहे हो, बट आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। क्या बात है। देयर वाज अ ग्रेट लर्निंग एंड आई लर्न लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ माय लाइफ। ओके, सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्स को लेकर के बहुत सारे मिथ रखते हैं कि सेल्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमें इसके अंदर ना तो सेल्स करनी आती है और ना इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है। जैसा कि आपने सर से सुना कि सर ने ज्वाइनिंग के 3 माह बाद ही प्रमोशन ले लिया था। सो सेल्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सेल्स कोई भी कर सकता है, बस हमें उसको कैसे समझना है और कैसे करना है, वो हमारा एक मेथड होता है। आगे चलते हैं सर, जो आपने सेल्स किया वो प्रोडक्ट क्या था और क्या चैलेंजेस आपने फेस की उसके अंदर? So product was fire fighting equipments. Okay. And definitely जो टेक्नोलॉजी और केमिकल यूज किया गया था उसमें वो टॉप ऑफ द क्लास था, इसलिए वो काफ़ी कॉस्टली भी था उस जमाने में। सेल्स डिफिकल्ट बताने कौन मानता है? इस दुनिया में कोई काम नहीं जो जिसमें मेहनत नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं हो सकता, बिना एफर्ट्स के नहीं सकता। तो मेहनत अगर वहाँ पे करनी यहाँ पे करनी बात बराबर है। राइट अब सर। बात ये है कि लोग उसे डिफिकल्ट क्यों मानते हैं। मेरा मानना है कुछ मिथ्स हैं सेल्स को लेके। एक ही कि आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। बोलना सब जगह की रिक्वायरमेंट है। आप किसी प्रोफेशन में बता दीजिए आप बोलना रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन जो फ्रंट डेस्क पे क्लर्क बैठा है उसको भी बोलना अच्छा आना चाहिए, बिकॉज नाउ ही इज टू हैंडल द ट्रू कस्टमर्स। राइट। बट बोलने से ज़्यादा सेल्स में जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छा सुनने की, लिसनिंग। ओके। और लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। लिसनिंग मीन्स लुक कि वो कस्टमर एक्चुअली बोल क्या रहा है, उसकी चाह क्या है, और उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देना। सो मिथ्स ये है कि वहाँ पे हमें बहुत बोलना पड़ता है, गलत बोलना पड़ता है, और आपकी ईगो हर्ट होती है। ये मेरे ख्याल से ये सब मिथ्स हैं। अगर आप प्रोफेशनली सेल्स करें तो सेल्स इज एज गुड एज एनीथिंग एंड इट्स अ वेल पेइंग जॉब and there is a lot of growth opportunities and more often than not जो गलतियां लोग सोचते हैं इसको लेके कि इसमें कोग्निटिव स्किल्स की जरूरत नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है। एक स्टेज आती है जब आपको अपनी टेरिटरी के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी स्किल्स बेस्ड जॉब, राइट, एंड आपको एज अ पर्सन पूरी तरह से टेस्ट करता है। एग्जैक्टली। सर आपसे काफ़ी इंसाइट्स मिल रही है सेल्स को लेकर के, और वो इंसाइट्स सुन करके मेरे पास भी एक नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इफ यू डोंट माइंड, मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस इस समय रेडी हो चुके हैं और वन बाय वन मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो किसी भी कंपनी में जो सेल्स का प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर मार्केट। ओके। मार्केट में बी नोन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट अवेलेबल, बट उसको क्वालिफाइड है कि नहीं मार्केट, वो हमें पता नहीं होता। राइट। क्वालिफाई करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो डोर टू डोर जाइए, क्वालिफाई कीजिए इसको, या फिर आजकल वेरियस सीआरएम मेथड्स आ गए हैं। राइट। इनबाउंड सेल्स होती हैं, एग्जैक्टली, क्वालिफाइड लीड्स होती हैं, और उस पर आप काम कर सकते हैं। हम एफएमसीजी सेल्स पे आ जाते हैं। एफएमसीजी सेल्स में आपको क्वालिफिकेशन के लिए फील्ड पे ही उतरना पड़ेगा। ट्रू। समझ लीजिए आप एक कोला ड्रिंक बेच रहे हैं, आपको पता नहीं कि कोला ड्रिंक किस पान वाले के पास अभी नहीं है, नहीं पता, या छोटे से किस किराना स्टोर या प्रोविजन स्टोर के पास नहीं, जो छोटा सा होगा। एग्जैक्टली। वो तभी होगा जब आप बीट पे निकलेंगे। राइट। तो आप उस जगह को क्वालिफाई करेंगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। फिर आपको कस्टमर से पूछना है कि आपको हमारा प्रोडक्ट लेने में या प्लेस करने में क्या जरूरत है। राइट। सो और कोई भी मार्केट है वो एवर चेंजिंग होता है। ये भी एक मिथ है कि ये मार्केट ऐसा है, ये मार्केट ऐसा है जी। मैं जब भी इस टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाता था जी, वहाँ के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और वहाँ के एरिया मैनेजर मुझसे कहते, सर आप इस मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं? राइट। ये मार्केट बहुत डिफरेंट है जहाँ से आप आए। जैसे मैं दिल्ली से गया जी, दिल्ली जैसा मार्केट नहीं। फिर मैं दिल्ली से जब बैंगलोर गया, बोला सर बैंगलोर वो वाला मार्केट नहीं है। जब सच्चाई ये है कि सारे मार्केट सेम होते हैं। राइट। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा बहुत माइनर फाइन ट्यूनिंग करनी होती है उनकी टोन और टेनर को समझने के लिए। एग्जैक्टली। राइट। कस्टमर को वैल्यू चाहिए। यस। और अगर आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपका कस्टमर है तो उसको वैल्यू चाहिए, आपको उसकी लैंग्वेज में बात करनी है,
उसको वैल्यू कैसे लेनी है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, इतना ही फर्क है, बट मेजर चेंज नहीं होता। कस्टमर को उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उसको धंधे पे रिटर्न मिलना चाहिए, मैटर है, राइट। क्या बात सर। सो व्यूअर्स, मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सेशन को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि सेल्स, मार्केटिंग और लीडरशिप को लेकर के आज आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने बताया 25 से 28 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, सो आज से 20 साल पहले सेल्स का तरीका और सेल्स क्या होती थी और आज के ज़माने में सेल्स का तरीका और सेल्स कैसे होती है, उसमें क्या कुछ चेंज आया है? देखिए, मैंने एक्टिव सेल्स तो नहीं की जब से मैं एकेडमिक्स में आया हूँ, लेकिन मैं थ्रू माय स्टूडेंट्स और थ्रू वेरियस कॉर्पोरेट सेशंस जब हम इनवाइट करते हैं, मैं टच में रहता हूँ और मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनसे मैं पता करता हूँ। देखिए, बेसिक्स आज भी वही हैं जी, कुछ टूल्स बदल गए हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग योर डैशबोर्ड, राइट। ऐसा नहीं, जब मैं फेस करता हमारा भी एक डैशबोर्ड होता था उस जमाने में, जिसको हम ERP बोलते थे, ओके, राइट। फास्ट पेस इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है बिकॉज डेटा इज बिग, सो इज द कंप्यूटिंग बेटर जी। नाउ विद दिस व्हाट हैपेंस इज यू हैव गॉट लॉट ऑफ एनालिटिक्स हैपनिंग। तो फायदा एक सेल्स पर्सन को ये है कि उसको एनालिटिक्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है जिसको वो एक्शन कर सकता है। यस। एट द सेम टाइम क्योंकि एनालिटिक्स अवेलेबल है तो उसको एक्शन ज़्यादा करना है। Third thing, products were stable earlier, and they used to last for longer duration. Yes. और variants मार्केट में थोड़े कम आते थे। Yes. अब वेरिएंट्स ज़्यादा आते हैं, प्रोडक्ट्स जल्दी ऑब्सोलीट होते हैं, लोगों की प्रेफरेंस थोड़ी जल्दी बदलती है, लोगों का इंटरेस्ट और टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, और शायद लॉयल्टी भी चेंज होती है। अगर लॉयल्टी अगर ब्रांड को है तो उसके सब ब्रांड और उसके वेरिएंट्स, तो उसकी वजह से आपको मार्केट में बहुत जल्दी अपने कस्टमर से इन टच में रहना पड़ता है। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा फेमस ब्रांड है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हेड एंड शोल्डर, मेजरली जाना जाता है डैंड्रफ के लिए, लेकिन कभी आप जाके गूगल पे चेक कीजिएगा कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं हेड एंड शोल्डर के। अच्छा। आप एक सेल्स पर्सन की आप पीड़ा, चैलेंज समझिए, पीड़ा तो नहीं कहूँगा, चैलेंज समझिए। यस। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि उनको उतने वेरिएंट्स को अकोमोडेट करना है। सेल्स पर्सन तब वो मार्केटिंग पर्सन बन जाता है जब उसको पता होता है कि मेरी टेरिटरी में कौन से वेरिएंट्स काम करेंगे। अच्छा, राइट। तो अब वो थोड़ा सा ही इज मूविंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट कौन सा मुझे पोजीशन करना है, कौन सा प्लेस करना है, तो ये सब चीज़ें। बट थैंक्स टू ऑल दिस थिंग, कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ है मार्केट, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी हैं और उसके सॉल्यूशंस दोनों तरफ से कंपनी और कंज्यूमर की तरफ से मिलते रहते हैं। क्या बात है सर। आपकी डेफिनेशन में एक परफेक्ट सेल्स पर्सन क्या होता है? हु टॉक्स लेस एंड लिसन मोर। क्या बात है, मतलब आपने बिल्कुल इसका आंसर शॉर्ट एंड स्वीट दिया, हु टॉक्स लेस एंड लिसन मोर। क्या बात सर। एंड अनफॉर्चुनेटली अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही कैन गाइल द पीपल, मतलब लोगों को जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धू बना लेना जी, नहीं, यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। क्या बात है सर। क्योंकि अगर आप जेन्युइन नहीं होंगे तो आज आप इस मार्केट में हैं, समझ लीजिए, और कल आपका बॉम्बे ट्रांसफर हो जाता है जी, पूरा कनेक्टेड है। लोग पूछेंगे कि एक्स इस मार्केट से बॉम्बे मार्केट में आ रहा है, कैसा है? बिल्कुल है। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, इनकी बातों पर भरोसा मत करना, तो आपके पहुंचने से पहले आप खत्म है, आपका करियर फिनिश हो जाता है। मतलब लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे और मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी जेन्युइन। बिल्कुल प्रेशर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रू, बिल्कुल होता है। प्रेशर को भी मैनेज करने के तरीके होते हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर आसानी से भी मैनेज हो जाता है जी। अगर आप कभी आपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेशर में कुछ एक्स्ट्रा बिल कर भी रहे हैं जी, आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा है और ये हम अगले महीने आपकी सेकेंडरी और टर्शरी सेल्स में हेल्प करेंगे, इसमें इतना ही प्रॉफिट होगा, अगली बार हम प्रॉफिट को टेक केयर कर सकते हैं, इस तरीके से, उस तरीके से ये। लेकिन आप उसको अंधकार में ना रखें, ओवर कमिटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट ना दें। या सेम में अगर आप एक डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, नेवर डू दैट, राइट। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। Right. मैंने अपने करियर में अदरवाइज वही सेल्समैन पीपल, आई यूज द वर्ड, नॉट यूज द वर्ड सेल्समैन, सेल्स प्रोफेशनल्स को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते देखा, दोज हु आर रियली एनालिटिकल इन नेचर एंड जेन्युइन इन नेचर। जो ग्लिप टॉकर्स थे, जिनको हम जनरली अच्छे सेल्समैन मानते नहीं चाहिए, यस यस,
over a period of time they fizzle out. ओके, क्या बात है सर। सो व्यूअर्स के लिए सेशन बहुत इम्पैक्टफुल है, सेल्स की बहुत सारी इंसाइट्स मिल रही है और आगे भी मिलती जाएगी। सो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट शो के साथ। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग वर्टिकल हैं, क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है या दोनों एक दूसरे से अलाइंड है या दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन में काम करते हैं? नहीं, अगर मार्केटिंग की रिसेंट डेफिनेशन देखें तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वैल्यू। ओके, तो सेंटर में मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी की तरफ आना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में स्ट्रैटेजी में इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जी, तो इम्पॉर्टेंट होता है वैल्यू, राइट। और वैल्यू कस्टमर को मिलनी चाहिए जी वो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और देयर आर अदर काइंड ऑफ वैल्यू ऑल्सो, हम उसके डेप्थ में नहीं जाते जी, बट इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, परसीव वैल्यू की बात करते हैं। और इसी जर्नी में पूरे जो वैल्यू चेन है हमारी जी, राइट फ्रॉम योर सप्लायर्स टू द कंपनी, एवरीबडी शुड मेक मनी, एग्जैक्टली, राइट ना। हाउ मच टू मेक मनी, उसका भी एक तरीका है देखने का, क्योंकि अगेन उसकी डेप्थ में नहीं आ सकते। एग्रीड। तो वैल्यू इज व्हाट सिट्स इन द सेंटर। तो मार्केटिंग का जॉब जो है वो सबको इनकम्पास करता है, क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड एब्सोल्युटली डिस्ट्रीब्यूटिंग। सेल्स का जॉब है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, ओके, राइट, मतलब प्रोडक्ट को सही जगह प्लेस करना जी। पर एट द सेम टाइम वो वहाँ खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेज इंटरेक्शन है यस, वो सेल्स का ही होता है, तो वहाँ से जो फीडबैक मिलता है वो वापस जाता है कंपनी के पास ऑर्गेनाइजेशन। जी, हाउ फास्ट यू सेंड दिस फीडबैक is important, and I have heard the chairman of Marico, which is one of the very very professionally managed FMCG company, जी जी, and I have seen his heard his journey, how he used to make a product and place it. He used to actually go into the he is or his team जी, और प्रोडक्ट को पहले रख के टेस्ट करते थे, ओके और सेल्स टीम उनका फीडबैक देती थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर फीडबैक देता, वो वापस जाता था, ओके, राइट। सो दिस जॉब इज आल्सो ऑफ द सेल्स पर्सन, हाँ। सो द आइडिया इज दैट व्हाट वैल्यू यू आर क्रिएटिंग टू कन्वर्ट इनटू tangible revenue यस, is what sales. इट्स द प्रोसेस ऑफ सेल्स। हाँ, क्या बात है सर। सो डॉक्टर सारा भाई, आप एक चीज़ बताएं कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो स्ट्रैटेजी पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे बहुत अच्छे लेवल पे और एक आपकी कमांड है उसके ऊपर, बट व्हाट मेक्स यू टर्न इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री? हाँ, जैसे मैंने कहा, इसमें एक लक का भी फैक्टर है। मेरे को अच्छा लगा, मैं आगे एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट जी, एंड सिंस देन आई एम डूइंग इट। बट ऐसा नहीं है कि इस दौरान मैंने अपना टच पूरी तरह खो दिया। मैं कॉर्पोरेट के कुछ लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ जी, बातें होती रहती हैं। हम गेस्ट सेशंस में कॉर्पोरेट के लोगों को बुलाते हैं, उनसे भी समझते हैं। एंड ऑफ कोर्स बीइंग इन दिस इंडस्ट्री मेक्स यू रीड अ लॉट। could be lot of articles published here and there, go to various conferences, so that's how you keep in touch, and that's what makes you keep going. Okay, so it's a proud moment that you joined as a director at IILM. So IILM में आपने डायरेक्टर ज्वाइन किया है। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक 360 डिग्री वर्टिकल की बात करें तो वो क्या जिम्मेदारियां हैं जो एक डायरेक्टर को निभानी चाहिए और आप वहां पर अभी निभा रहे हैं? देखिए, कोई भी शैक्षणिक संस्था का जो हेड होता है जी, वो उसको फर्स्ट जॉब इज अगेन टू सी द वैल्यू इज क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स इज इन द सेंटर। यस, उसके भी बहुत तरीके हैं। वन इज हाउ वेल यू टीच देम, जी, हाउ वेल यू ग्रूम देम, and what all you do so that the value addition happens and they're ready for the next leap in their life. That leap in their life could be starting their own business, doing a job, or even any good degree should add value to the citizen, right? All these things are to be taken care of. और उसके साथ जो भी पैराफर्नैलिया है जिसको अपकीप पे रखना है, राइट, वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हेड का काम। ट्रू, क्षमा चाहूंगा अगर ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बट एजुकेशन भी एक बिजनेस है।
सो वहां पर किस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं और एक रियल बिजनेस में किस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं, और क्या दोनों में कोई कंपैरिजन होता है, सिमिलैरिटी होती है या बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मूव करती है? देखिए, आज तक अब ज़्यादातर हमारे जो इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे नॉट फॉर प्रॉफिट थे, बट गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया कि कुछ कंपनीज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। जी एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी जी and the community at large, there's nothing wrong, but I would not overtly call it a business, right? क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सरप्लस जनरेट करती है जी जिसको कई बार हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। बट अगर वो सरप्लस को अगर आप बिजनेस बोलना चाहते हैं तो अगर वो सरप्लस को वापस से प्लग इन किया जा रहा है जिससे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अच्छा हो और बेटर करे in Right. terms of again serving the student community and society at large, राइट। because अभी एक और चीज़ हो रही है कि accreditation bodies ये देख रहे हैं कि आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मिशन में सोसाइटी पे आपका कितना जोर है, जी यानी कि हर इंस्टीट्यूट को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सोसाइटी को भी देखना है, राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस जगह पे है, तो उस हिसाब से आप उस अपनी सोसाइटी को भी सर्व करें। एग्जैक्टली। तो अगर वो सरप्लस अगर जनरेट होते हैं, पहली बात तो, और उससे अगर ये दे आर प्लग्ड इन बैक इन सर्विंग द सोसाइटी, इज नथिंग रॉन्ग। ओके, सो डॉक्टर साराभाई, आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपोजर है। एक छोटा सा थॉट और मेरा है कि आपने देखा कोविड टाइम आया था, कोविड टाइम में हर एक चीज़ बंद हो गई थी, सब कुछ लॉकडाउन में था, साथ ही साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद थे, बट फीस उनकी रिकरिंग फीस चल रही थी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि एक्सपेंसेस भी उस तरीके से बढ़े थे कुछ। उसका रीज़न ये है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्चा हुआ था। ओके बहुत सारे बच्चों की फीस देर से आई थी जी कुछ बच्चों ने फीस नहीं दे पाए थे। जी मैं जानता हूँ कुछ इंस्टीट्यूट से जिन्होंने एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जी बच्चों की कुछ फीस को वे ऑफ भी किया था, ओके या फिर उनको बहुत लंबा टाइम दिया था उसको चुकता करने के लिए। ओके तो ये सब की कॉस्ट होती है, और अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज डिडक्ट नहीं की वो। अच्छा, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक सैलरी जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। you know it's a very big percentage of your overall cost. यस तो कॉस्ट मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कम हुई थी, ओके राइट, बल्कि और बड़ी कुछ चीज़ों में हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा था, सैनिटेशन दिस एंड उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा था हम लोगों ने आगे भी बढ़ाया, उसको फिर वहाँ ख़त्म नहीं किया, अंडरस्टूड। क्योंकि फिर वो एक नॉर्म बन गया, ओके क्लासरूम कैप्चरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो डॉक्टर साराभाई, जैसे कि आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, एज ए डायरेक्टर एट IILM, इससे पहले आपने जयपुरिया इंस्टीट्यूट में भी आपके सर्विसेज सर्व किए एज ए डीन। सो थोड़ा सा जो डीन का रोल होता है, जो डीन का रुतबा होता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, रुतबा किसी भी लीडरशिप रोल को हम एक वर्ड मैं तो नहीं देना चाहूँगा, हर रोल एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हमें डिस्चार्ज करना है। ट्रू। कोई एक रोल होता है जिसमें आपके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, यस वो आपको पूरे करने होते हैं। इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप लोगों को मैनेज करें, जी जो काम है उसको एग्जीक्यूट करें, जी, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द की। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म हो सकता है। जी। सो रोल होता है, और रोल जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। आपका एट द एंड ऑफ द डे उसको डिस्चार्ज करना है। ट्रू। सो जयपुरिया इंस्टीट्यूट में आपके अंडर में कितना स्टाफ था और कितने बच्चे थे आपके अंडर में? मेरे अंडर में कोई अंडर नहीं होता है, दे ऑल आर कलीग्स जी। और कोई स्टूडेंट अंडर नहीं होता, दे आर देयर टू स्टडी। सो वी इन जयपुरिया दे वर क्लोज टू 34 फैकल्टी मेंबर्स, ओके, एंड a batch of 300 in each year, ओके, right? So that makes it close to 600. 600 स्टूडेंट्स, ओके। But then there is a staff, then there is a director,
and then there are faculty members. Yes. It's a team. It's not. अच्छा, वैसे डॉक्टर साराभाई, एक कॉलेज लाइफ तक आते आते बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं नादानी बचपना तो रहता ही है, कुछ शैतानियां फिर भी मन के अंदर रहती हैं। तो कोई ऐसा शैतान बच्चा जो आपको नजर में बिल्कुल ऐसा फिक्स हो कि ये वो बच्चा है जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है? नहीं, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आके ज़्यादा बच्चे काफ़ी समझ जाते हैं जी। ऐसा कोई बदमाशियाँ तो नहीं होती हैं। एक स्टूडेंट ज़रूर याद आता है मुझे, वो क्लास में थोड़ा रेगुलर रहता था और जी। उसको मालूम था कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, तो जब भी क्लास में आएगा मुझसे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता था जी। वो सोचता था कि मैं शायद उससे थोड़ा इरिटेट हो जाऊँ। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत कई साल पुरानी बात है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। एंड कमाल की बात ये थी कि जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला प्लेसमेंट भी उसी को मिला। क्या बात है सर, ग्रेट। बट अदरवाइज स्टूडेंट्स आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड ओके। अच्छा सर, जो बच्चे अपनी एक स्ट्रीम फिक्स करते हैं, जो एजुकेशन को चूज करते हैं, तो कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन चूज करते हैं और जिस जगह तक उनको पहुंचना होता है वो पहुंच पाते हैं? देखिए, ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया फॉर टर्मिनल डिग्री लाइक MBA और PGDM come for a placement. Wherever I work, they almost get their placements. तो देखिए, वो तो स्टार्टिंग ऑफ जर्नी होती है, यस, एंड देन इट कंटिन्यूज फॉर 40 years, मे बी, राइट? क्योंकि एक करियर जनरली 35 to 40 years का होता है। यस। I think most of them are doing really well. Few of them actually have got into their own business after working for some years, and I hardly know any student who has called me and said, "Sir, I am not doing really well." ओके, Right? Challenges सबके लाइफ में आते हैं, कभी किसी भी लाइफ में आते होंगे। They overcome that because we have prepared them really well. एब्सोल्युटली। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको मार्केटिंग का, लीडरशिप का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, सो इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक पढ़ाई की है या फिर मार्केटिंग की डे टू डे जब आपने जॉब स्टार्ट किया या प्रैक्टिकल लर्निंग थी उससे आपने सीखा है? देखिए, मैंने MBA तो किया ही था जी। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। ट्रू। और देयर इज नथिंग लाइक लर्निंग ऑन जॉब। बट सर, ऐसा काफी जगह देखा जाता है कि जॉब करते करते लोग सीखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओह, राइट? देयर इज नो मैच टू इट। ओके। एंड ऑन जॉब यू एक्वायर डिफरेंट स्किल्स एंड देन यू कीप होनिंग, कीप चेंजिंग। और ऑन द जॉब आप लोग अब तो वो वक्त रहा नहीं कि एक डिग्री ली और पूरी जिंदगी चल जाती है। ट्रू। अब आपको अपने आप को अपडेट करना नए स्किल्स के साथ, नए डिग्री एंड सर्टिफिकेशंस के साथ। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट इज। तो हम भी करते हैं, हम भी एज अ टीचर करते रहते हैं। यस सर, जो पुराने ज़माने तो नहीं कहूँगा, आज से 15 से 20 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे और आज के जो जेनजीज हैं, दोनों में आपने क्या डिफरेंस फील किया? एक तो ये है कि स्पैन ऑफ अटेंशन थोड़ा छोटा हो गया आज। लाइक कैसे? पहले स्टूडेंट्स का जो स्पैन ऑफ अटेंशन थोड़ा ज़्यादा था जी। दूसरी बात, दे आर मोर अवेयर बिकॉज ऑफ दे आर डिजिटल सिटीजन्स। यस। और तीसरी बात, अगर आपने बुक की ही सिर्फ नॉलेज देने की कोशिश की तो दे विल रिजेक्ट यू। ट्रू। सो दे आर डिमांडिंग। Okay. And hence, let me tell you, they are very well aware, and we may find them a little confused. I think they have a lot of clarity about themselves कि हमें क्या नहीं चाहिए। Absolutely. सो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूंगा कि पहले के बच्चे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते थे बुक्स के ऊपर और अपनी फैकल्टी के ऊपर, बट आजकल इंटरनेट इतना ओपन हो चुका है, हमारे पास अब प्लेटफॉर्म्स इतने सारे अवेलेबल हैं जहाँ पर बच्चे अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को पढ़ सकते हैं, स्किल कुछ ना कुछ सीख सकते हैं या सेल्फ अवेयर हो जाते हैं वो। तो क्या एक फैकल्टी की इम्पोर्टेंस कम हुई है या वो उतनी की उतनी है? नहीं, फैकल्टी की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। देखिए, फैकल्टी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होता है, yes. कोच होता है, गाइड होता है। उसके एक्शन से बच्चा अपने एक्शंस को मिरर करता है। यस। सो अगर ऐसा ही होता तो जैसे जब कोविड आया था, लोगों ने कहा था कि
वर्क फ्रॉम होम विल बी द नॉर्म एंड ऑल। Yes. अब वही कंपनियां करें वापस आई है। जी। फेस टू फेस इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और सवाल आपसे पूछूंगा सर, हो सकता है कि आपको इसका आंसर देने में अप्रोप्रिएट ना लगे तो आप ना भी दे सकते हैं। पहले के टाइम पे आज से 15-20 साल पहले बच्चों में एक रेस्पेक्ट, एक लिहाज था टीचर्स को, सीनियर्स को लेकर के। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ड्यू टू सोशल मीडिया वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। आजकल चीज़ें बहुत ओपन हो गई हैं और जेनजीज या यूथ तो इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई ध्यान रखते ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आपके इंस्टीट्यूट में कहीं पर ऐसा होता हो कि जो आपको लगता हो कि ये मैं बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, या इस चीज़ पे तो मुझे बच्चे पे एक्शन लेना ही होगा? कोई ऐसी घटना आपके सामने घटी हो? ये देखिए, ऐसा स्टूडेंट्स तो रिस्पेक्टेबल पहले भी थे और आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हमें रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। पीजीटीएम में बच्चे जनरली काफ़ी सुलझे हुए आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके। कई बार छोटी मोटी नादानियाँ हो जाती है तो हम उनको थोड़ा बहुत डांट डपट देते हैं, काम हो जी। जाता है बस। ग्रेट सर। सो अब हम चलते हैं कि एक बिजनेसमैन को कितनी स्ट्रेटजी की या कितनी मार्केटिंग की या कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या आज के बिजनेसमैन को, हम बात करेंगे छोटे बिजनेसमैन की जो एसएमईज हैं, एमएसएमईज हैं, क्या वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते भी या नहीं समझते? देखिए, विद पैसेज ऑफ टाइम शायद वो लोग समझने लगे हैं, बट अभी भी एमएसएमई अपने ही तरीके से बिजनेस काफ़ी कुछ करना करते हैं जी। और मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ क्योंकि उनके चैलेंजेस बहुत हाई हैं, राइट फ्रॉम क्रेडिट टू एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट एंड सो एंड सो फोर्थ। बट उससे बाहर आने का तरीका भी है कि आपको नए मैनेजमेंट स्टाइल्स और तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ट्रू। मैं कुछ एमएसएमई से बात किया तो verdict is divided in terms of people open and people are not open. अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, एमएसएमई को प्रोग्रेस करना पड़ेगा। हम लोग ब्लेम करते रह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट डन इनफ फॉर एमएसएमई। करते हैं सर, कई बार करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि काफ़ी हद तक सच्चाई है भी और रियलिटी लाइज समवेयर इन। यस। बट फैक्ट रिमेन्स कि एमएसएमई को ये कहना पड़ेगा कि नहीं, अब हमें आगे बढ़ना है। यस, उनको खुद को स्टेप लेना होगा और उनको मानना पड़ेगा कि हम में अभी उतनी सक्षमता नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, राइट? तो हम किसी की हेल्प ले लें। इट्स जस्ट लाइक कि आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएं। यस। अगर आप कहें कि नहीं, मैं तो एक्सेप्टेंस नहीं है, इन शॉर्ट। यस। तो पहले तो एक्सेप्ट करना कि हाँ, हमें जरूरत है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सर वो कौन सा पैरामीटर होगा कि जहां पर हम उनको जज कर पाएं कि इस एमएसएमई को जरूरत है और इसको नहीं है, या फिर वो सेल्फ इवैल्यूएट करें कि हाँ भाई मैं कहीं ना कहीं दुनिया में कंपटीशन में पीछे हूँ? देखिए, जब तक कि ओनर ये नहीं समझेंगे कि हम और ग्रो कर सकते हैं। जी। देखिए, कोई अच्छा भी कर रहा है लेकिन फिर भी अगर ये सोच रहा है कि हम और ग्रो कर सकते हैं, करना चाहेंगे, जी, तो ये एक पैरामीटर है। ओके। पैरामीटर सिर्फ ये नहीं कि जब कोई डाउन एंड डंप हो और तब कहे कि नहीं, आप मुझे बाहर निकालो, जी, तो आप गए क्यों थे? बट अगर वो भी कह रहा है तो अच्छी बात है। ट्रू। तो एनीबॉडी हु इज सेइंग आई वांट टू कम अप इज अ पैरामीटर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एमएसएमई एक फ्रेज के ऊपर अटके हुए हैं जो कि है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डॉक्टर समर, बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है, और अगर नेटवर्किंग ज़रूरी है तो किसके साथ करनी चाहिए? देखिए, नेटवर्किंग में मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट। राइट? आपका बिजनेस क्या है तो कॉन्टेक्स्ट है। जी। आप किस चीज़ को नेटवर्किंग बोलते हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि टू have meet people, greet people, dine with people is networking, maybe partially right. जी। The another way of networking is that you do a good job and then showcase your work as testimony to the other people who could be your prospective clients. जी। And then from there you one leads to another leads to. That is more robust. Okay. So my perspective is that while some amount of time should be spent on social kind of networking, Okay. no doubt, but it should be more business oriented and your business should
get you network rather than you trying to get network through your personal PR and all, because it's my perspective that it's little fragile. इट्स ओके. सो डॉक्टर समर, एक चीज और, आपने जैसे बताया कि यू आर एक्सपर्ट इनटू कंज्यूमर बिहेवियर. सो कंज्यूमर बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर? देखिए, मैंने अब जब मैं सेल्स की बात कर रहा था तब भी मैंने ये कहा था कि एक सेल्स पर्सन है जो अपने टेरिटरी को हैंडल करता है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे टेरिटरी का बिहेवियर कैसा है. जी. राइट. और कंज्यूमर बिहेवियर कभी स्टेबल तो रहता नहीं है, इट्स एवर चेंजिंग, इट्स डायनामिक. जी. सो अगर आप ध्यान से देखें, कंपनीज काफ़ी कुछ काम कर रही है कंज्यूमर बिहेवियर पे. लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग टू रिसर्च, जी, ट्राइंग टू नो व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट, और उसका फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि डिजिटाइजेशन भी है, तो वी कम टू नो अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स थ्रू वेरियस मेथड्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. जी. और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी कैन पर्सनलाइज लॉट ऑफ ऑफर्स एंड प्राइसिंग. अंडरस्टूड. Right, but that's one part of it. जी. The another part, if you see consumer behavior ka, I have seen, if you talk about trend, I have seen or witnessed or kind of identified two trends. One is, especially in FMCG sector, a lot of regional brands have come up. And these regional brands have come because regional tastes are important. Understood. And then there are brands especially in beauty category and other, where very specialized product for specialized kind of requirements of some segment are there. Yes. Right. So what is happening is people who are using certain products and services, when they become more matured in terms of their requirement and needs, Yes. they start asking for even better, more precise kind of solutions. Absolutely. उसको रीड करना जरूरी है. So is this a part of company only कि ये कंपनी के एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करेगा, उसको निकाल के लाएगा, या फिर अगर एक सेल्स प्रोफेशनल मार्केट में जाता है तो उसको पूरा गो थ्रू, या उसकी खुद की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझ पाए? देखिए, ना तो R&D पूरी तरह से काम कर सकता, R&D का काम तो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करना है. जी. ना सेल्स पर्सन पूरी तरह से वाला काम कर सकता है. जी. अगर इतने रिफाइंड काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते कंज्यूमर हैं. बिहेवियर को हमें रीड करना है, यस. उसके लिए हमें अगर आप नए ब्रांड्स जो आए हैं उनको अगर आप रीड करें तो जो ओनर्स थे, जी, they read the behavior very well through their observation and whatnot, and then they started creating products out of it. तो ये काम तो वो बड़ी कंपनीज के पास वो माइंडसेट नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि दे आर डूइंग द बिग टू. Yes. यू अंडरस्टैंड. यस. ट्रेंड यही है कि बहुत सारी छोटी कंपनीज किसी की ब्रांड को लेके आती हैं, उसको बड़ा करती हैं, फिर बड़ी कंपनी उनको एक्वायर कर लेती है फाइनली. करती हूँ इसका. तो ये ट्रेंड जारी रहेगा. Very personalized kind of products will come, very precise kind of products will come. जी. They will become big, the brands will become bigger, and then probably they will be on their own also, and many of the cases bigger company will acquire them. Acquire more things. Yes. So डॉक्टर समर, आपने जैसे कि बताया कि वी कीप्स ऑन लर्निंग, आप भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और अगर जो नहीं सीख रहा है वो कहने के स्टेज के बाद जाकर रुक जाएगा. सो यू डिड योर MBA इन 1997. सो उस टाइम के MBA में और आज के MBA में क्या आपको कुछ फर्क दिखाई दिया, या एज इट इज जो लर्निंग उस समय थी वही आज हमें एजुकेशन सिस्टम से मिल रही है? देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो अभी भी सेम हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं. जी. न्यू एडिशंस हुए हैं. AI, क्या जो नई चीज़ ऐड हुई है वो आप बताएंगे? एनालिटिक्स इज बिग. ओके. Right? Operations was not big in my time, right? And so a lot of emphasis on analytics, a lot of emphasis on statistics, decision science. It has come in, right? In the marketing, a lot of things have changed, Okay. right? And when I did my MBA, service marketing was not one separate subject in most of the institutes, Service marketing. right? Today it's Now it's in the subject. an offering which is there for the kids. Okay. This is one very small thing I'm talking about. There are many other things. So curriculum has changed, right? Okay. More and more
institutes are inviting, industry professionals uh, to, create the curriculum, ओके which has become a norm. सो अगर हम इसको डिटेल में बात करें कि 20 से 25 साल पहले की मार्केटिंग क्या थी एक बिजनेस के लिए और आज 2025 में मार्केटिंग क्या है बिजनेस के लिए, सो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? See, 2-3 clear trends which I can see in past, if not 20 years, 10-20 years. One is digitization, फाइन, right? एक्सेप्टेड. Second is sustainability. Consumers are getting more concerned about sustainability of products also. 2 Third, personalization, कैसे? right? Now customer and companies are doing that. Personalization of product as much as possible, and if not that, offers and pricing, because the data is available, their behavior is available on digital platform, and that can be converted into, through the AI and various other analytical tools, that what to pitch at what time and what price and all those things. So these are the things. So marketing on the go, जैसे बोलना चाहिए, very personalized, very fast, very immediate, यस. kind of things have happened. So digital and as I said, digitization, moving away from the traditional platforms to more of digital platforms. फाइन. Right. Another thing which I am seeing is that there are contradictions also. ओके. In few cases, customers are becoming more brand loyal. In few cases, customers are becoming lesser brand loyal. Right. So it's a challenge for a company to decipher in which all products they are brand loyal and which all products their brand loyalties are अंडरस्टूड. declining. सो डॉक्टर सारा भाई, एक और क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आज से पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी. सो हम बात करें अगर पुरानी स्ट्रेटजीज की और आज की स्ट्रेटजीज की, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आया है? देखिए, मुझे नहीं मालूम पुराना और नया क्या है इसमें, बट मैं इतना जानता हूँ कि एवरीथिंग इन बिजनेस, व्हेन वी लुक फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्ट्स विद वन थिंग, वैल्यू प्रोपोजिशन. आप अगर बिजनेस में हैं तो आप प्रॉफिट बना रहे हैं. प्रॉफिट तब बनाएंगे जब आपको कस्टमर पे करेगा. बिल्कुल है. कस्टमर सिर्फ पे नहीं करेगा, उतना पे करेगा जिससे कि आप प्रॉफिट बना सकें. एब्सोल्युटली. प्रॉफिट आप वैक्यूम में नहीं बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं, कंपटीशन है. यस. इसका मतलब ये है कि कस्टमर शुड बी विलिंग टू बाय एंड विलिंग टू पे, यस. राइट, टू यू इन कंपैरिजन टू द अदर्स. competition. यस. That means you must be giving something better, बेटर. right? Better in terms of many things. Anything. Right? So you are creating a value for him, यस. which is good enough for your company to make profits. Now, what are profits here, or surpluses, if I may say? When your company is able to make above average return, right? Over a reasonable period of time. राइट. आपने कोई एक नया प्रोडक्ट निकाला, 6 महीने चला और उसके बाद खत्म, तो उसको आप, मुझे नहीं मालूम स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल पीरियड टाइम पे होना चाहिए. सो पहले तो आपको ये देखना है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है जो मार्केट में कस्टमर जिसको पे करने के लिए तैयार है इन कंपेरेटिव टू योर कस्टमर कंपटीशन, और वो इज दैट गुड इनफ फॉर योर कंपनी टू sustain and create value for the shareholders, right? In terms of, because they are putting their money. And is it sustainable in terms of, will you keep making this kind of profit or returns over a reasonable period of time? Yeah. सो डॉक्टर समर, एक बिजनेस के अंदर हमने सीखा सेल्स इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है. अगर किसी बिजनेसमैन को सारी चीजें सीखनी हो, वेयर शुड ही गो? कहाँ जाना चाहिए उसको? देखिए, आज की तारीख में मैंने जैसे कहा कि यू कैन एक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू ऑन द जॉब, बट इफ यू आर ऑलरेडी अ ओनर एंड यू आर डूइंग द जॉब, देन इफ यू वांट टू एक्वायर समथिंग न्यू, देयर आर 2 ways of doing it. Or rather 2 or 3 ways of doing it. Upgrade yourself through certain courses or certifications. B, hire a professional consultant.
फाइन. right? Or C, hire smarter people than you, Great. right? Who know new things and have faith on them, right? Because if businessmen don't allow more aware, more smart people to, take over and do new things, then business will eventually start stagnating. So businessman has to realize that वो अब एक वक्त आने पे सब चीजें नहीं कर सकते. Exactly. एक वक्त आने पे वो बाहर क्या हो रहा है उससे अवेयर भी नहीं हो सकते. सारी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं या वो जरूरी नहीं कि वो बेस्ट प्रोडक्ट खुद ही डिजाइन करते हैं, वो R&D गए हो, ऐसा कुछ नहीं है. हर चीज के वो स्पेसिफिक. डिपेंडेंट होते हैं अपनी टीम पे, डिपेंडेंट होते हैं कंसल्टेंट्स पे, डिपेंडेंट होते हैं और भी बहुत सारा उनका नेटवर्क होता है. और डायरेक्टर्स पे लोग होते हैं जो उनको गाइड करते हैं. आपको सबकी गाइडेंस लेनी है. अगर बिजनेस, यही प्रॉब्लम है शायद काफ़ी हद तक, मैं कहना चाहूँगा MSMEs की भी, कि वो सोचते हैं कि हमने इतने साल बिजनेस चलाया, वी नो ऑल. फॉर श्योर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वैल्यूबल है. बिल्कुल है. अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद और भी लोग इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं. ट्रू. जिसमें मैंने जैसे बोला, बिजनेस कंसल्टेंट्स कैन प्ले अ बिग रोल, which they have to realize. और hire good people. एक बिजनेस में काफी सारे डायमेंशंस होते हैं. सेल्स, HR, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, लीगल, फाइनेंस. तो वो कौन से 2-3 फर्स्ट वर्टिकल आप कहेंगे जिसके ऊपर एक बिजनेसमैन को कंसल्टिंग लेना जरूरी होता है? ऐसा मैं फर्स्ट 2-3 तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डेफिशिएंट क्या है आपकी. ओके. किस चीज की कमी है? हाँ, समझ लीजिए कि आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, एक बिजनेस प्रॉब्लम है बेसिक से. बिल्कुल है सर. अगर आप इसको कहें कि हमारी सेल्स टीम अच्छा काम नहीं कर रही है, यस, तो इसको देखने के 2 तरीके. जी. एक है कि हमारी HR पॉलिसी ठीक नहीं है, हमने अच्छे लोग रिक्रूट नहीं किए थे तो अब उनको ढंग से अपडेट नहीं कर Yes. रहे हैं. दूसरा तरीका ये कहीं ना कहीं हमारा सेल्स का प्रोसेस थोड़ा ठीक नहीं. यस. तीसरा तरीका ये देखने का कि शायद मार्केटिंग सपोर्ट प्रॉपर नहीं है. अब ये 3 डिफरेंट चीज़ें आ गई इसमें. ठीक है. तो यही है कि जो सेल्स डिक्लाइन थी वो सिर्फ एक सिम्टम था. जैसे सिर दर्द है, एक सिम्टम है. यस. लेकिन इसके पीछे लेकिन बीमारी कुछ और है. ब्लड प्रेशर हो सकती है. यस. बीमारी स्ट्रेस हो सकती है, नींद कमाना हो सकती है, या ट्यूमर भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. तो वो क्या है, सो डिजीज कैन भी छोटा या बड़ा, कुछ भी. वो आपको आइडेंटिफाई करना है. यस. और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस चीज़ पे आपको काम करना है. एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो होती है एक बिजनेस के अंदर. यहाँ पे फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा बिजनेस कंसल्टेंट्स वुड प्ले अ रोल. एब्सोल्युटली सर. सो डॉक्टर साराभाई, हम एक लास्ट क्वेश्चंस पे या सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. आपकी लाइफ का सबसे मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सा रहा था जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में थे या स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? कोई भी एक मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट. रिवॉर्डिंग जैसे हम बोलते हैं तो लगता है कि कुछ पैसा मिला होगा, इंसेंटिव मिला होगा. मैं उसको सेटिस्फेक्शन से तोड़ना चाहूँगा. ट्रू. और बड़ी हैरानी होगी आपको जान के कि ये मेरा वो वाला मोमेंट है जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रहा था. ओके. तो मैं एक कस्टमर के पास गया जी. उसको हमारे पहले प्रोडक्ट से काफ़ी नुकसान हुआ. अच्छा. मुझे नहीं पता था. ओके. मैं चला गया और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, सर हम सुनना चाहेंगे. नहीं, उसने जो बोल सकता था बोला. अच्छा. जिस भाषा में बोल सकता था बोला. समझ सकते हैं सर. राइट. और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ होके मैं रो सकता था कि छोटा सा 20 साल का 21 साल का, ठीक राइट, या जॉब छोड़ सकता था. मैं चुपचाप खड़ा रहा जी और सुनता रहा. और उसके बाद मैंने कॉन्वर्सेशन को ब्रेक नहीं किया. ओके. और थोड़ी देर बाद उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी है, मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया. और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जो मीटिंग जो स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने बताया, जी, करीब 100 घंटा चली वो मीटिंग. ठीक है. वो तो मुझे अपने दुकान से भारी फेंकने की तैयारी में थे. समझ सकते हैं. गेट आउट बोल ही दिया था एक तरीके से. जी जी जी. लेकिन वही आदमी ने बैठा के मुझे चाय पिलाई. ओके. और फिर मुझे उसी मीटिंग में एक नया ऑर्डर दे दिया. क्या बात है सर, क्या बात है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड जरूरी नहीं कि पैसे से या कोई रिकग्निशन से. वो मेरे वो सेटिस्फैक्शन, वो लर्निंग आज भी मेरे साथ एक स्टेज होती है. सर ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लर्निंग मोमेंट होगा कि अगर आप उसको डिटेल में डिस्कस करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ ना करें,
बट वो क्या चीज़ थी जो आपने ट्विस्ट की और एक नॉन सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन लेवल पे आप लेकर के गए? वही है कि देखिए, आप बिजनेस में जब होते हैं, मैं सेल्स को हटाता हूँ उसमें से, ठीक जब है। आप बिजनेस में होते हो, हमें भी कभी भी मार्केट पे जी अपने आप को आउटविट, यानी मतलब ओवर, जिसको नॉर्मल भाषा में स्मार्टनेस दिखाना बोलते हैं, जी 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 कि इसके आगे हम अपने आप को थोड़ा आगे बढ़, जी, ये कोशिश करना बिल्कुल गलत है, वो चलता भी नहीं। ठीक नहीं है। तो मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, दूसरा था कि मैं वो जो बोल रहा था मैं उसको चुपचाप, आई वॉज लिस्टिंग। जैसे कि आपने पहले ही बोला था। हाँ, जी और फिर आई स्पोक वेरी लेस, जी एंड देन only thing which I asked for was a glass of water, right? And I got a cup of tea and order also in the same meeting. That was, I think, व्यूअर्स, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं। एक पॉइंट मैं और सर से पूछना चाहूँगा, हो सकता है सर इस बात पे नाराज़ हो जाएं, बट फिर भी हम सर से आज पूछेंगे। सर, हियरिंग और लिसनिंग में एक डिफरेंस बताइए। बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। आप अभी जो बोल रहे थे मैं आपके वर्ड्स सुनूं, ये हो गया हियरिंग, जी राइट? लिसनिंग इज जब वो यहाँ से वहाँ तक जाए और उसका यू क्रिएट अ मीनिंग, फील, वो फील समझ में आए या उसके पीछे का लॉजिक समझ में आए, राइट? और उससे ये पता लगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, और फिर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएँ। ओके, ठीक, राइट? प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में सिर्फ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है, in terms of your commitment, in terms of service which you will offer, lot of other things. ओके, छोटी सी बात, अगर एक कस्टमर ने बोला कि भाई हम आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपका हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए, जी वो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल की तरह काम करता है उस समझ लीजिए उस कस्टमर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। वो आपसे क्या बोल रहा है कि हमें आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि हमें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं समझ आ नहीं समझ आ रही। इसका मतलब ये है कि आपका जब प्रोडक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है जी, तो कहीं ब्रेक डाउन हो जाता हो, आपकी जो मशीन है वो ब्रेक डाउन होती होगी, जी तो उससे उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती होगी, जी, एफिशिएंसी खत्म हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। तो क्या एक्चुअली बोलना चाह रहा है? तो ये नहीं बोलना चाह रहा कि आपका कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है खराब है, वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी वजह से, राइट। इनडायरेक्टली मीनिंग कुछ और है। आप उसको ये निकालें कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है, राइट? एफिशिएंसी कम होती है जी, तो उसको सोल्यूशन दे कि ठीक है मैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा या उसी लेवल पे लेके आऊँगा। यस, बैकवर्ड काम करें इंस्टेड ऑफ जो आपका प्रोडक्ट उस क्वालिटी कम है उस पर और प्राइस डिस्काउंट देना शुरू करो, क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं कि उस कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि डिस्काउंट देने से उसकी कॉस्ट मैच हो जाएगी। पर वो बात कर रहा है एफिशिएंसी की। यस, तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग पैरामीटर पे काम कर रही ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अंडरस्टैंड। सो एक और क्वेश्चन आता है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अवेयर है इस चीज से? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले टाइम में किस तरह से रिप्लेस कर पाएगी एक एजुकेशन सिस्टम को, या एक फैकल्टी को, या कॉलेजेस को, या एआई से इनफैक्ट इन चीज़ों में और बूस्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी? देखिए, मैं एआई पे डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं एआई पे कोई एक्सपर्ट नहीं। ओके, राइट? और अभी तक बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा जी। तो मैं प्रेडिक्शन करूँ वो बहुत सही नहीं होगा, बट अभी तक जो मुझे समझ आया है, AI can help you fetch certain information or make certain things in better fashion or fast. But आप AI से क्या चाहते हैं ये AI खुद नहीं रीड कर सकता। अच्छा, आप सोचिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है AI जी, अब AI अपने आप जान जाएगा क्या डॉक्यूमेंट नहीं, बनाना ये है? नहीं पता उसको, तो आपको उसको कमांड देना होगा। अब जो कमांड देना है तो वो तो फिर ह्यूमन इंटरफेस है। यस, सो 100% हम एआई से अपना सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं कर सकते। जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसको लेके वो ये है कि ह्यूमन आपका इमोशन एक ही चीज को लेके जी अपने किसी कलीग से डिफरेंट होगा और उसी हिसाब से आपका रिस्पॉन्स एक बिजनेस सिचुएशन को भी लेके अलग होगा सर। एआई अगर है तो वो शायद दोनों लोग को एक ही कमांड दे, एक ही सोल्यूशन देगा। यस सर, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि
बिजनेसमैन को बिजनेस कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जिस भी पैरामीटर पे वो वीक है। अब वो हो सकता है सेल्स के ऊपर हो, मार्केटिंग पे हो, या किसी भी पैरामीटर के ऊपर हो। सो क्या एआई बिजनेसमैन को हेल्प कर सकता है एक कंसल्टिंग में, या एक कंसल्टेंट रिक्वायर्ड ही है एक बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए? देखिए, प्रेडिक्शन की जा रही है कि आने वाले समय में बहुत सारे जॉब्स, लीगल, फाइनेंशियल, कंसल्टिंग विल गो टू एआई। ओके। वो कब होगा पता नहीं, जी राइट? लेकिन आज की तारीख में जी। क्योंकि कंसल्टेंट का जॉब जो बिजनेस कंसल्टेंट का जॉब, यस, तो इसमें भी डिमार्केशन है स्लाइड, बिजनेस वर्सेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंसल्टिंग कंपनी आल्सो डू द एग्जीक्यूशन और हैंड होल्डिंग जॉब। अगेन एआई कांट डू दैट, ठीक है, राइट? So we would still need consultants, फाइन, at least for now. at least for What now. will happen after some years? We never know. सर, जैसे कि आपने अपनी प्रोफेशनल स्टार्टिंग की, उसके बाद आपने जॉब्स किए, देन आप यू मूव टू एकेडमिक्स। सो अभी आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? Nothing. Whatever job is at my hand, do it with full sincerity. ओके। That's it. और कोई ऐसी चीज़ जो कि आप कुछ एड ऑन करना चाहिए अपनी सर्विसेज में, जैसे कि यू आर एक्सपर्ट इनटू स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग? See, what I foresee is that a B school can actually do a lot of good to the community. As I said, also society. यस, The society could be society at large, even business society, right? Business world, right? So अगर हम, मेरा ये हमेशा मानना है कि कोई भी बिजनेस स्कूल अपने कॉन्टेक्स्ट को ना भूले और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करे, ठीक है। बिजनेस में और बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए, वही मैं करना चाहूँगा। क्या होता है सर? सो एट लास्ट हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, मुझसे जब भी ये क्वेश्चन कोई पूछता है, वैसे तो मैं कोई ऐसे बड़ा पर्सनालिटी या वो नहीं हूँ, बट स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई इसका कोई डिफरेंट मंत्रा नहीं है। सिंपल सी बात है, जो काम सामने आता जाए उसको आप करते जाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर काम आपके मन मुताबिक मिले आपको। ठीक है। बहुत सारे थ्योरीज ये प्रपोज करती हैं कि जो पसंद आए वही करें, पर हमारी गीता कहती है जो है उसको अच्छे से करो। ट्रू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन कर, बैलेंस मेंटेनिंग द लाइफ। हाँ, सो इट्स लाइक मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। क्या बात है सर, सेम एज दैट। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समर आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू। और व्यूअर्स को बहुत सारी इंसाइट्स मिली, बहुत सारी जानकारी मिली, और आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।